नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। साथ ही आपको बता दें कि बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट की दस्तक। जी हाँ, डेल्टा प्लस वेरिएंट से हिमाचल कितना सुरक्षित है, डेल्टा प्लस वेरिएंट से कितनी सचेत है हिमाचल की सरकार, और डेल्टा से बचने की क्या सावधानियां और उपचार किए जा रहे हैं, और क्या सैलानी ला सकते हैं अपने साथ वायरस की सौगात। हिमाचल प्रदेश सरकार कहाँ है कि आपको बता दें कि राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि दूसरी लहर में मृत्यु दर अधिक देखी गई है और राज्य में पॉजिटिव मामलों के बीच वेरिएंट ऑफ कंसर्न के परीक्षण के लिए कुल 1113 सैंपल दिल्ली के एनडीसीसी में भेजे गए थे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्राप्त रिपोर्ट में 109 नमूनों में यूके स्ट्रेन, जबकि 8 नमूनों का कप्पा स्ट्रेन और 76 नमूनों में डेल्टा स्ट्रेन पाया गया है। हालांकि डेल्टा प्लस स्ट्रेन का कोई मामला सामने अभी तक नहीं आया है। तो वहीं जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं, तो लेकिन वहीं दूसरी ओर तीसरी लहर को लेकर लगातार विशेषज्ञ जो हैं वो चेतावनी दे रही हैं। लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि तीसरी लहर जो है वो 6 से 8 हफ्तों में हिट कर सकती है देश में। तो ऐसे में सबसे जो प्रमुख कारण बढ़ेगा वो बनेगा डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट इस तीसरी लहर को लेकर। तो ऐसे में क्या सावधानियां बरती जा रही हैं प्रदेश सरकार की ओर से, क्या कुछ किया जा रहा है प्रदेश सरकार की ओर से, और डेल्टा वेरिएंट के जिस तरीके से अब कह सकते हैं कि दस्तक जो है वो प्रदेश में हो चुकी है, तो इसको लेकर अब सरकार किस तरीके से अलर्ट हुई है, तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि मजबूत पैनल जो है वो जुड़ेगा अब से कुछ ही देर में, और ये मजबूत पैनल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सरकार ने किस तरीके से तैयारियां कर रखी हैं और किस तरीके से सरकार जो है वो इस वेरिएंट को लेकर अलर्ट है, और या यूं कहें कि तीसरी लहर को लेकर सरकार इस वक्त अलर्ट है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हुए, तो वहीं दूसरी ओर लगातार तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी जा रही है विशेषज्ञों की ओर से, और लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि तीसरी लहर जो है वो देश में और प्रदेश में हिट कर सकती है आने वाले 6 से 8 हफ्तों में। तो वहीं अगर बात हिमाचल को लेकर करें, तो हिमाचल में भी डेल्टा का पहला वेरिएंट जो है सामने आ चुका है, और इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य महकमे की ओर से दी गई है। तो इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ मजबूत पैनल जुड़ेगा, और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पहले जानते हैं कि किस तरीके से विपक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब के इस डिबेट कार्यक्रम में। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार हमने कोरोना की दूसरी लहर जो है प्रदेश में देखी और दूसरी लहर का कहर प्रदेश में देखा, तो वहीं अब डेल्टा जो वेरिएंट है वो भी प्रदेश में अपनी दस्तक जो है वो दे चुका है। तो ऐसे में आप कितनी तैयारियां देखते हैं प्रदेश सरकार की ओर से, स्वास्थ्य महकमे की ओर से प्रदेश में डेल्टा को रोकने के लिए और डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए? देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात है, हमने सरकार से ये बात पहले भी कही है जी कि जिस तरह से दूसरी लहर में कोताही बरती गई, वो अब ना बरती जाए। आपके पास समय है, आप समय रहते सारे इंतजाम कर लें, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा कि सरकार की अगर तैयारियां सही होती तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती। 3000 से ऊपर लोग जो हैं वो मौत के ग्रास में चले गए। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि लहर है वो आ सकती है, और यकीन आज की अगर हम बात करें तो जी हाँ, कि विद इन 4 या 5 हफ्ते में ये लहर आ सकती है। और खासकर जो डेल्टा प्लस की बात की जा रही है कि उससे बचने के लिए, और वर्तमान में भी ये कहना चाहेंगे कि सरकार सभी इंतजामात जो हैं वो स्तर के ऊपर करे, कोई भी ढील नहीं बरती जानी चाहिए। और अगर वो उस वक्त हम किसी तरह की कोई बहानेबाजी करें तो वो शायद हमारी गलती होगी कि सरकार ने जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए बहुत आवश्यकता है इस वक्त कि पूरी तरीके के साथ, सजगता के साथ, गंभीरता के साथ सारी तैयारियां जो हैं वो की जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दीपक शर्मा जी, हम आपकी बात को समझे। तो वहीं
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कंवर प्यार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवर प्यार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सवाल आपसे यही करना चाहेंगे, जो तरीके से दीपक शर्मा जी ने कहा कि सरकार को तैयारियां जो हैं वो करनी चाहिए, और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रदेश में करीब करीब 3,500 लोग जो हैं वो अपनी जो जान है वो गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से। और वहीं अगर आप डेल्टा को लेकर बात करें और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बात करें तो डेल्टा वेरिएंट के 76 मामले प्रदेश में आ चुके हैं, और डेल्टा ही वेरिएंट को लेकर लगातार विशेषज्ञों का ये कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ही तीसरी लहर का कारण बन सकता है। तो ऐसे में कंवर प्यार सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार किस तरीके से अलर्ट है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर और डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं। और आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है। निसंदेह यह चुनौती भरा समय है। और जहां तक बात डेल्टा प्लस की है, अभी इसकी जो उपस्थिति है बेशक कम है, पर भविष्य में आने की ज़्यादा संभावना है। तो प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भरपूर प्रयास जन सुविधा हेतु और जनता की जो हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको सुदृढ़ करने में निरंतर लगी हुई है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री विशेषकर राजीव सहजल जी घर घर जाकर रोगियों का हाल और सुविधाओं प्रदान करने में लगे हुए। तो हमारी सरकार पहले से सुदृढ़ अवस्था में और अच्छी तरह से तैयारी कर रही है। अभी हमारे पास कुल 3,445 बेड अवेलेबल हैं जी, और वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ी है और प्रयास भी किए जा रहे हैं। और जहां कमियां होगी वहां पे हम विपक्ष का भी स्वागत करेंगे कि वो ये सरकार को सकारात्मक सुझाव दें ताकि इस महामारी से हम संयुक्त रूप से लड़ सकें। बिल्कुल। दीपक शर्मा जी, आपका रुख करना चाहूंगा यहाँ पर। तो सीधे तौर पर कंवर प्यार सिंह जी ने कह दिया कि हम विपक्ष का भी स्वागत करते हैं, जो भी सुझाव है वो दें। तो ऐसे में दीपक शर्मा जी, आप सुझाव दीजिए अपना। ये तो खुला यहाँ पर मंच आपके लिए, किस तरीके से आप कमियां देखते हैं प्रदेश में, अब अपनी बात रखिए। देखिए, हमारा दायित्व है कि विपक्ष में रहते हुए हमें सुझाव सरकार को देने चाहिए और दे रहे हैं। बिल्कुल। हमने पहले सरकार को जो जो सुझाव दिए, हम अब भी यही कहना चाहेंगे कि जितनी तैयारियां हैं इसके लिए अभी से हमें जो भी इंतजामात हैं, क्योंकि तीसरी लहर में जैसे बच्चों के लिए बात की जा रही है कि बच्चों के ऊपर इसका खासा असर हो सकता है, उसके लिए तैयारियों में हमने देखा है अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उसकी हिमाचल प्रदेश में भारी कमी है। हमारे वहाँ बाल रोग विशेषज्ञों का होना बहुत आवश्यक है। यही नहीं, जो इसके साथ नर्सिस और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी बाल रोग से संबंधित विशेषज्ञता हासिल किए हुए होने चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस हैं। लेकिन हमारे पास उसकी सुविधा भी न के बराबर है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अगर ईश्वर न करें कि अगर बच्चों के ऊपर इसका असर हुआ, बच्चों को अपनी चपेट में जो तीसरी लहर है उसने लिया, तो पहले आवश्यकता है कि बाल रोग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य कर्मी जो बाल रोग विशेषज्ञ हासिलता किए हों, वो उन लोगों को हम जो हैं यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती करें, चाहे वो आपातकाल के लिए करें, चाहे वो आप किसी और तरह से करें, नियमित अनियमित कोई भी तरीका अपना कर, क्योंकि ये इस चीज की बहुत कमी है हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल। आप जानते हैं कि बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोगों के लिए आपको सभी चीजें, उनके लिए सारे ही पैरामीटर्स अलग होते हैं। उनके लिए आपको जो है वो बेड भी अलग लगाने पड़ेंगे, उसके लिए ऑक्सीजन। बिल्कुल दीपक शर्मा जी, अगर बच्चे जो हैं संक्रमित होते हैं तो जो सतर्कता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों को इस तरीके से क्वारंटाइन करना भी एक अपने आप में चुनौती साबित होगी। कंवर प्यार सिंह जी का रुख कर लेते हैं। कंवर प्यार सिंह जी, जिस तरीके से दीपक शर्मा जी ने ये तमाम बातें कही हैं और तमाम ये बड़ा मुद्दा उठाया यहाँ पर बच्चों का, तो आप इस पर किस तरीके से अपना जवाब देना चाहेंगे? मेरा तो इतना ही कहना है कि सतर्कता निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बार बार सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से भी आग्रह करते आ रहे हैं और सभी सजग भी हैं। आज की तारीख में सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो मास्क लगाना, दूरी रखना और अपने आप को
वायरस से बचाना ये बहुत बड़ी चुनौती भी है और इसे हम अवश्य माननीय जयराम जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी जी लेकिन कंवर प्यार सिंह जी, यहाँ पर सवाल ये है, जिस तरीके से यहाँ पर दीपक शर्मा जी ने ये मुद्दा उठाया कि प्रदेश में जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनकी बेहद भारी कमी है, तो उस कमी को किस तरीके से सरकार पूरा करेगी? क्योंकि भगवान न करे, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर का कहर देश के किसी भी हिस्से में देखने को मिले, लेकिन अगर जिस तरीके से विशेषज्ञों का ये कहना है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो किस तरीके से बच्चों को देखा जाएगा, किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो बच्चों को देखेंगे? क्योंकि प्रदेश में तो शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी है। निसंदेह बिल्कुल बात आपकी सही है कि कमी है, मगर अभी हमारी सरकार ने जब इसकी दस्तक ही आई थी उसी समय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकें करके और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रयास किए हैं। और हमारे आपने पिछले समय में देखा होगा कि डॉक्टरों की भी उपलब्धता बढ़ाई गई है और स्टाफ को भी बढ़ाया गया है और नियमित किया गया है। अभी जो 2-3 महीने के लिए स्टाफ रखा गया था उसे और आगे समय दिया गया है, 4 महीने तक एक्सटेंशन दिया गया है। जो लोग अभी और जो सीनियर भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो सेवाएं दे रहे हैं और हम विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत सरकार का भी अभी आपने देखा है कि लगता है कि अगले 1 महीने या 1-1.5 महीने में बच्चों को वैक्सीन भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है हम इससे पार बड़े मजबूती के साथ और अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से प्राप्त कर लेंगे। जी बिल्कुल 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 कंवर प्यार सिंह जी, मैं आपकी बात को समझ गया। यहाँ पर दीपक शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। दीपक शर्मा जी, जिस तरीके से तीसरी लहर के कहर को लेकर हम बात कर रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट को लेकर बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी अहम सवाल उठता है कि क्या सैलानी जो है वो अपने साथ कहीं डेल्टा वेरिएंट जो तो प्रदेश में दाखिल हो ही चुका है, तो कहीं अपने साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट लेकर ना आ जाए। और वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से जो तमाम पाबंदियां हैं वो भी हटा दी गई हैं और प्रदेश जो है पूर्ण अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या कहीं खतरनाक साबित नहीं होगा इस संभावित तीसरी लहर के बीच? देखिए, आपने बहुत गंभीर प्रश्न किया है जी। ये बिल्कुल सही है इस बात की, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य है जी, लेकिन पर्यटन राज्य के चक्कर में हम कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा उस चीज को कर दें तो पहले होती आई है। पर्यटकों को बुलाया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सावधानियां क्या बरती जाएं, क्या ऐसी कोई फुल प्रूफ कौन सा तरीका हो कि हम उनको किस ढंग से बॉर्डर के ऊपर ही उनका जो है वो हम टेस्ट करें, चाहे वो उनका कोरोना टेस्ट हो, और दूसरी चीजें कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे की जा सकती हैं वो करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि पर्यटन के चक्कर में पूरे हिमाचल प्रदेश फिर दोबारा उस चपेट में आ जाए, जैसे पहले सरकार ने गलती की कि सारे बॉर्डर खोल दिए। और आपने देखा होगा अभी भी पहले दिन बॉर्डर खोला तो आपने बॉर्डर खोलने पे 5000 गाड़ियां पूरा शिमला पैक हो गया, सारे पर्यटन स्थल पैक हो गए। अरे भाई, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सब ठीक हो, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर यहाँ के लोगों की जान की सुरक्षा सबसे अहम सवाल है। इसलिए बहुत सावधानियों की जरूरत है, बहुत जगह पे ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने की जरूरत है कि उनको करके ही हम जो हैं वो पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश आने दें। यूं खुली छूट देकर मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है हमारी तरफ से कि अगर सरकार इस बारे में ओपन कर दे सब कुछ ही, जैसे बॉर्डर ओपन कर दिए, अभी 1 तारीख को कहा था कि सारे बॉर्डर ओपन होंगे, वो 30 तारीख को ही 2 दिन पहले ही सारे बॉर्डर जो हैं वो छोड़कर वहां से लोग जो हैं वो चले गए और धड़ाधड़ लोग आने शुरू हो गए। ये बात है कि लोग तो सजगता बरतने के लिए लोगों को भी हमें जागृत करना होगा, कहना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से जहाँ पर्यटन उद्योग आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के जान माल के लिए सावधानियां आवश्यक हैं। वो सावधानियां हम ऐसे पैरामीटर्स हमें तय करने पड़ेंगे, ऐसे बैरियर्स लगाने पड़ेंगे ताकि इसकी जो चपेट में ये प्रदेश ना आ जाए, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक शर्मा जी, हम आपकी बात को समझिए कि जो पाबंदियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जरूरी हैं। कंवर प्यार सिंह जी का रुख करते हैं। कंवर प्यार सिंह जी, जिस तरीके से दीपक शर्मा जी ने यहाँ पर कहा, और ये बेहद अहम बात भी दीपक शर्मा जी ने कही है कि जिस तरीके से प्रदेश से जो तमाम पाबंदियां हैं वो हटाई जा रही हैं, तमाम बॉर्डर्स खोले जा रहे हैं और कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी, पूर्ण अनलॉक की तरफ इस वक्त प्रदेश बढ़ रहा है। तो क्या संभावित तीसरी लहर के बीच पूर्ण अनलॉक की तरफ बढ़ना
कहीं एक चूक न साबित हो जाए सरकार के लिए? मुझे लगता है कि इनकी चिंताएं भी सही हैं और जी। प्रदेश सरकार इसका विशेष ध्यान रख रही है। जी। मगर हमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा इसके साथ साथ जी। कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हर वर्ग के लिए एक अलग दृष्टिकोण नहीं है। हम जी। सभी का विकास और सबके जान और जहान का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जी। उस पर आधार मानते हुए अभी जब केसेस कम हुए हैं तभी रिलैक्सेशन दी गई है। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम रिलैक्सेशन दे दिए हैं, बाकी जो जी। देश में जैसा बाकी प्रदेशों में हुआ है वैसा नहीं हुआ है। जी। जी। पर फिर भी ठीक है कि हमें चिंता करनी है और हम इसके लिए चिंता कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सीधा ही कोई व्यक्ति आ जा रहा है, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, चेक हो रहा है और जहां कहीं भी केस पाया जा रहा है वहां पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है। जी। तो मुझे लगता है हम और इसको प्रभावी ढंग से करेंगे, हमारी सरकार अवश्य करेगी और इन चिंताओं पे विशेष ध्यान रखेंगे। जी लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है, दिनेश शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। दिनेश शर्मा, जिस तरीके से यहाँ पर कंवर प्यार सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार जो है कोशिशें करेगी, लेकिन ये समय कोशिशें करने का नहीं है, ये समय है कि जमीनी स्तर पर उतरकर काम करने का। और यहाँ पर सरकार अभी भी ये कह रही है, सरकार के लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि हम कोशिशें करेंगे, क्योंकि अब कोशिशें करने का समय जो है वो निकल चुका है। क्योंकि जिस तरीके से हमने दूसरी लहर देखी उसमें तमाम मौतें हमने देखी हैं। जितने पूरे 1.5 साल के कोरोना काल में लोग मरे हैं, उतने ही केवल लोगों की मृत्यु इस 3 से 4 महीनों में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब ये प्रयास करने का समय नहीं, जमीनी स्तर पर उतर के काम करने का समय है। दीपक शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी बहानेबाजी का समय नहीं है। जी। हम ये नहीं कह सकते कि हम फलां चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो जी। शुरू करना पड़ेगा। जी। मैं तो ये कहूंगा कि हमें बाकायदा हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों की संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी जी। कि हम इतनी संख्या के लोगों को जो है वो हिमाचल प्रदेश आने की ही एक दिन में कि हम इतने लोगों को ही आने देंगे। जी। और फिर उन लोगों की हम कैसे उनके टेस्ट करें, उनके कैसे हम जो ये टेस्ट होता है कोरोना का जी। वो टेस्ट करें। ये सब चीजें उनकी निर्धारित करने पड़ेगी। हाँ, एक बात अवश्य जो इसके साथ जुड़ी है कि पर्यटन उद्योग को राहत की आवश्यकता है। जी। आप पर्यटन उद्योग को भरपाई के लिए आप उनके बिजली के बिलों को माफ करें, आप उनकी किश्तों के बारे में सोचें, आप उनको कोई ऐसा आर्थिक पैकेज दें जिससे वो इसकी भरपाई कर सकें। आधे लोग पर्यटक के रूप में आए, आधी भरपाई सरकार करें, कुछ क्योंकि बहुत सहा है पर्यटन के क्षेत्र में होटलियर्स ने भी। जी। लेकिन सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। कंवर प्यार सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात दीपक शर्मा जी की भी ठीक है कि हर कुछ खोल देना भी एकमात्र ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो सैलानियों का प्रदेश है, सैलानियों के लिए है। वो सैलानी यहाँ पर आते हैं तो इससे जो लोग हैं वो सैलानियों पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाबंदियां भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर पाबंदियां बिल्कुल पूर्ण रूप से हटा दी जाएंगी तो कहीं एक स्प्रेड जो है, जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में देखा कि केस इस तरीके से सामने आ रहे थे कि हर गली मोहल्ले चौक चौराहों पर कोरोना के केस मिल रहे थे, तो ऐसी स्थितियां फिर से पैदा ना हो, तो ऐसे में पाबंदियां भी आवश्यक हैं। कंवर प्यार जी, मैं आपसे निवेदन कर चुका था कि मैं इस विषय में कोई राजनीति नहीं करना चाहता था, मगर अब दीपक जी ने प्रश्न उठा ही दिया है तो मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि सरकार कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही जी। तो मेरा मानना है कि आप इतिहास देख लें, सरकार ने इतने बेड और इतनी सुविधाएं, ऑक्सीजन के प्लांट्स, ये अभी अगर पहले से उपलब्ध होते तो आज सरकार अच्छे ढंग से इस वायरस से स्थिति से निपट सकती थी। मगर हमने रिकॉर्ड समय में, हमारी सरकार ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी भरपूर सहयोग इस पैंडेमिक में, इस महामारी में दिया है। और हम लोग ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये महामारी का दौर है, ये सभी के सहयोग से इस पे विजय और इस पे हम पार पा सकते हैं। बेड की संख्या मैं बताऊं आपको, अभी हमारे पास 3800 बेड की कैपेसिटी है जी। और जिसमें से 3445 में पहले कह चुका हूं कि अभी रिक्त हैं। और भी सरकार चिल्ड्रन वार्ड के लिए और जो बच्चों के लिए विशेष जो कोविड सेंटर बनने वाले हैं वो शीघ्र ही जमीन पे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास नहीं, मुझे पूरी आशा भी है। जी जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन दीपक शर्मा जी, आपका भी रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो कम तो हो रही हैं, मौतें जो हैं वो सिमट गई हैं और नए मामलों में भी
जो गिरावट है देखने को मिल रही है, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या दीपक जी सवाल ये नहीं उठता कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब टेस्टिंग में भी भारी कमी देखने को मिली है, क्योंकि दूसरी लहर में तो टेस्टिंग ट्रेसिंग काफी जोरों पर थी, लेकिन जैसे ही दूसरी लहर का कहर कम हुआ, टेस्टिंग भी कम हो गई। देखिए, दो चीजें सरकार को हमेशा निरंतर युद्ध स्तर पर जारी रखनी चाहिए। जी जी नंबर एक टेस्टिंग, नंबर दो वैक्सीनेशन। जी इन दोनों में ही आपने बिल्कुल ठीक कहा, टेस्टिंग कम होने की वजह से हमने इस बात को उजागर किया था सरकार के पास कि आप कह रहे हैं कि मामले कम हो गए हैं, आप टेस्टिंग कम करोगे तो मामले कम होंगे जी, वो नजर नहीं आएंगे। जी। नंबर एक, टेस्टिंग जो है वो निरंतर बढ़ाई जाए और ऐसा सुनिश्चित बनाया जाए कि तकरीबन हर आदमी को किस ढंग से, बल्कि ऐसा अभियान शुरू करना चाहिए कि पूरे प्रदेश में कैसे हम सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग कर सकें। नंबर दो, उनकी वैक्सीनेशन कैसे कर सकें। जो तीसरी बात भाई साहब ने कही कि हमारे इंतजामात, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा सुझाव ये है कि आप कह रहे हैं हमारे पास 3000 4000 बेड हैं, हमें आगे जरूरत, जिस तरह से बच्चों के ऊपर इसके असर की बात हो रही है, आपके पास बच्चों के कितने बेड हैं? उनके लिए हर चीज अलग होती है, उनके लिए यही चीज नहीं चलेगी। दीपक जी आपके पास समझ गया, लेकिन समय 1 से 2 मिनट है, लेकिन आखिरी इस पर जो जवाब है वो कंवर प्यार जी का जान लेते हैं। कंवर प्यार सिंह जी, जवाब आपका जानना चाहेंगे जिस तरीके से दीपक शर्मा जी ने कहा, और वहीं दूसरी ओर अगर बात हम आंकड़ों को लेकर भी कर लेते, तब भी अभी भी प्रदेश में 148 नए मामले सामने आए हैं और टेस्टिंग कम होने के बावजूद यह हाल है। टेस्टिंग, मुझे लगता है कि हमारी टेस्टिंग दिन प्रतिदिन बढ़ी है जी, और करीब 10,000 से ऊपर की टेस्टिंग हो रही है आज की डेट में भी, जबकि संख्या इतनी कम है जी। तो ये एवरेज अगर आप इसको लगाएं, लेकिन कंवर प्यार जी, अगर आप दूसरी लहर के आंकड़ों को देखें और इस समय के आंकड़ों को देखें तो जो फर्क है वो साफ आपके सामने दिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि टेस्टिंग कम हो गई है, टेस्टिंग बढ़ी है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जब दूसरी लहर में जिस प्रकार से टेस्टिंग हो रही थी, उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे और आप मौजूदा समय के आंकड़ों को देखेंगे तो फर्क साफ तौर पर आपकी नजरों के सामने होगा। बात ठीक है आपकी, मगर ये भी कम नहीं है। सरकार इतना प्रयास कर रही है 34,20,210 डोज लगाना छोटे से प्रदेश में, और इतनी विषम परिस्थितियां यहाँ की हैं, यहाँ की बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं, इतना आसान नहीं है। 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाकर, पैदल जाकर भी लोगों को वैक्सीनेट और उनको जागरूक करने का काम करना पड़ता है। मगर हमारी सरकार के द्वारा 34,20,210 डोज लगाना भी एक अद्भुत कार्यक्रम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि कोई कमी नहीं रखेगी। प्रत्येक नागरिक की जान हमारे लिए बेशकीमती है। बिल्कुल कंवर प्यार सिंह जी, हम आपकी बात को समझ गए कि अपने आप में सरकार के लिए भी चुनौती है कि हर किसी तक पहुंचकर उनको वैक्सीन देना, और वहीं हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में, देश में तीसरी लहर ना आए और सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जाएं, और इसी तरीके से जो विपक्ष है वो सरकार की आंखें खोलता रहे। दीपक शर्मा जी, कंवर प्यार सिंह जी, आप दोनों लोगों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए और अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब। धन्यवाद।